Good morning students, welcome to class 10 SST chapter number 3, the retaliation and the struggle with the British Empire. In our last class we discussed about the tribal revolt or the tribal revolutions or rebellions in our last class. Today we are also going to continue the two topics of this chapter. Number 1 is the tribal revolt and second is the contribution of the revolutionaries in the freedom struggle. तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि आज हम लोग अपनी क्लास में एक तो ट्राइबल रिबेलियंस जो है वो टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेमस रिवॉल्यूशनरीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो रिवॉल्यूशनरीज जो है हम अपनी कंट्री के कुछ फेमस रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने उन लोगों ने क्या क्या इवेंट्स जो थे वो किए, वो सारा कुछ हम जानेंगे अपनी आज की क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है द ट्राइबल रिबेल, जिसमें हम लोग आज 3 रिबेल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। 3 रिबेल जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट संथाल रिबेल, सेकंड भील रिबेल और थर्ड है रामोसी रिबेल, ठीक है। और वापस आपको बता दूं कि हम लोग ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ रहे हैं, ट्राइबल रिबेल्स पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ एक चीज और बच्चों कि जो ये ट्राइबल रिबेल थे इनके कुछ कॉमन रीजन रहे थे, ठीक है। जैसे कल हमने जो क्लासेस के अंदर पढ़ा उसमें हमने देखा कि मोस्टली जहाँ पर भी ट्राइब्स जो थी जिन्होंने रिवॉल्ट किया उसका मेन रीजन था कि एक तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मिसबिहेव कर रहे थे लोगों के साथ, सेकेंडली इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मतलब मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रहा वो था इनका एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन। बहुत ही रिगिड वे में ये लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे इन लोगों से। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन रीजन थे जो इसके कारण इंडिया के अंदर जगह जगह पर ये रिबेल्स हुए या ये रिवॉल्ट हुए, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोग और भी काफ़ी चीज़ें जो है ट्राइब्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइब्स आदिवासी थे या ये कह सकते हैं कि जंगल के अंदर फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले ये जो लोग थे जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अपने आप को अलग रखते थे, ठीक है। और इनके लिए इनके जंगल के कानून बिल्कुल अलग थे, आउटसाइडर अलाउ नहीं थे। ब्रिटिशर्स इंडिया है, इन्होंने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट लॉ जो था वो बनाया, जंगल का कानून बनाए। इन लोगों ने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इन लोगों से इनके जो नेचुरल राइट्स थे वो छीन लिए गए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रीजन थे जिसके कारण बच्चों ये ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संथाल रिबेल और इसका रीजन क्या था वो भी जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, संथाल रिबेल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग फ्रॉम 1855 टू 1856 एडी। तो पहली चीज तो ये कि संथाल रिबेल जो था इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा था, 1855 से 1856 एडी तक। सेकंड थिंग द रीजंस, तो रीजन क्या है तो मिसबिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इन ट्राइब के साथ या जो संथाल ट्राइब थे इन लोगों के साथ में बहुत ही बुरा तरीके से व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही बुरा इनका बिहेवियर था, ठीक है ना। और ये चीज बच्चों हम लोग 1857 के रिकॉर्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना। और अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन उस समय चल रहा था, जहाँ पर हम लोगों को या ये कह सकते हैं कि इंडिया में रहने वाले जो लोग थे, है ना, काली चमड़ी के लोग माने जाते थे। और ब्रिटिशर्स हमेशा से ही अपने आप को अच्छी नस्ल का मानते थे और जो बाकी जितने भी लोग थे उनको बुरी नज़र से देखते थे या अपने से लोअर कैटेगरी का मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया गया। सेकंड थिंग द एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यहाँ पर जो पुलिस सिस्टम था वो भी इन संथाल ट्राइब के साथ में नहीं था। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है ना, ये सिस्टम भी जो है इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, परेशान करना या शोषण करना, एक्सप्लॉइट का मतलब, ठीक है। तीसरा रीजन जो था वो था फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पर अपनी मन मर्जी से ये ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ये अपनी मन मर्जी से यहाँ पर इन ट्राइब से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा इस रिबेल का, ठीक है।
रीजन ऑफ वीरभूम बांकुरा सिंहभूम, ये एरिया थे जहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ। हम लोग बच्चों अगर वीरभूम बांकुरा और सिंहभूम की बात करें तो ये झांसी झारखंड और इधर उड़ीसा वाला जो रीजन है वो आ जाता है। ठीक है, तो टोटल मिला के आप समझ सकते हैं कि वीरभूम बांकुरा और सिंहभूम और इसी के साथ में हजारीबाग जो रीजन है, यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ के जंगलों में रहने वाली है ट्राइब की जो संथाल ट्राइब कहलाती है। ठीक है, लीड बाय द सिद्धू एंड कांडो। ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा कि संथाल रिबेल को लीड किसने किया था या कौन लीडर बने थे इस रिवॉल्ट के। तो दो संथाल ट्राइब के दो लीडर थे, पहला था सिद्धू और दूसरा था कांडो। इन दोनों ने इस रिबेल को लीड किया। ठीक है, अपोज किया ब्रिटिशर्स को। इनकी जो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इन लोगों ने अपोज किया। तो इस तरह से ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो रिबेल था पूरे रीजन के अंदर बड़ी तेजी से फैला। ठीक है, और 1856 आफ्टर द मिलिट्री कैंपेन सिचुएशन केम अंडर द कंट्रोल। 1856 में ब्रिटिशर्स को बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही बड़े मिलिट्री ट्रूप के साथ में जब इन्होंने कैंपेन किया तब ये रिवॉल्ट जो है वो कंट्रोल में आ पाया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये संथाल रिबेल था। मोस्टली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपका ये जो क्वेश्चन है 100% आता है। बहुत ही आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 5 to 6 मार्क्स के, उसमें ये पूरा का पूरा डिटेल में पूछा जाता है जिसमें आपको सारे के सारे रिबेल्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पहली चीज तो इनका टाइम इरा याद रखना है। सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि इसके मेन रीजन क्या थे। जहाँ पर भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए उनके मेन रीजन जो थे उन रीजंस को याद रखना है। अगर कोई लीडर दिया हुआ है तो उस लीडर का ध्यान में रखना है। और एक कॉमन चीज सब जगह है कि जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए थे बाद में ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कैंपेन की हेल्प से जो है या आर्मी की हेल्प से इन रिवॉल्ट को पूरी तरह से क्रैश कर दिया या खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं इस पूरे ट्राइबल रिवॉल्ट के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर बस ये है कि कुछ लीडर्स के नाम दे रखे हैं, लेकिन रीजन अगर आप देखो तो कॉमन है और रिजल्ट देखोगे तो भी कॉमन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। भील रिबेलियन 1812 to 1819 द वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ खानदेश डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न कोस्ट। तो देखिए अगला जो हम लोग रिबेल पढ़ रहे हैं बच्चों, भील रिबेल टाइमिंग है 1812 से 1819 तक का। ठीक है, और अगर रीजन की बात करें, जगह की बात करें तो वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के अंदर खानदेश नाम से जो डिस्ट्रिक्ट थी वहां पर ये भील रिबेल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इस रिबेल के मेन रीजन क्या थे। तो देखिए द प्रॉब्लम ऑफ फार्मिंग एंड द फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। यहाँ पर रहने वाले जो ये ट्राइब्स थे इनको फार्मिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अभी प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही सिंपल बात है। मैंने कल आपको बताया था कि पहले फॉरेस्ट रीजन पर इन ट्राइब्स का पूरा अधिकार होता था और आउटसाइडर को अंदर आना अलाउ नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे इन्होंने जंगल की जो जमीन थी, जो फॉरेस्ट रीजन था या फॉरेस्ट एरिया था, वो आउटसाइडर को अलॉट कर दिया। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया इन फॉरेस्ट रीजन के ऊपर। और बाद में यहाँ पर जो ये लोग फार्मिंग का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, इसकी इनका जो हक की जमीन थी वो इनसे छीन ली गई, इसीलिए इनको फार्मिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो थी न्यू गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट से मतलब हमारा सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि मुगल एम्परर जो था वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने नई नई पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट किया इंडिया के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट का जो फियर था, जो डर था सरकार से, इसके कारण ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए the several troops of the army were used to crush this revolt. Revolt was led by the Seva. Bhil revolt held in the 1825 and 1846 AD. अब यहाँ पर जो ये भील रिवोल्ट था इसका लीडर जो था उसका नाम था सेवराम, और ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कैंपेन या आर्मी की हेल्प से इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया था 1819 के अंदर। लेकिन 1825 में और बाद में 1846 में ये रिबेल बार बार यहाँ पर शुरू हुए। तो आप
ये समझ सकते हैं कि भील रिबेल जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर कभी नहीं चला, ठीक है। बेसिकली 1812 से स्टार्ट हुआ, 1809 में मिलिट्री या आर्मी की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इस रिबेल को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में 1825 के अंदर ये रिबेल वापस हुआ, वापस इसको आर्मी की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने क्रश किया और 1846 के अंदर ये रिबेल वापस हुआ। तो इस तरह से ये रिबेल जो है कह सकते हैं कि एक अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर लीड किया गया, चलाया गया, और जो मेन रीजन थे वो हमेशा से यही रहे इन लोगों के लिए। तो ये भील रिबेल था बच्चों जो हमने कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं, लास्ट रिबेल है आपका रामोसी रिबेलियंस, ठीक है। टाइम एरा जो है 1825 1826। वैसे तो ये रिबेल 1822 में भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन बाद में 22 के अंदर आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी की हेल्प से इसको खत्म कर दिया गया और बाद में 25 के अंदर कंटिन्यू हुआ जो 26 तक चलता रहा, ठीक है। तो रामोसी रिबेलियन बात करें अगर इनका जो रीजन था, कौन से एरिया में ये लोग रहते थे, तो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न कोस्ट के पास वाला जो एरिया है, ठीक है ना, वो वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि गोवा, उसके बाद में कर्नाटका, केरला, और अगर ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा महाराष्ट्र। तो ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे, जो ट्राइब्स थी, वो रामोसी ट्राइब थी। इन लोगों ने 1825-26 के अंदर जो है ये रिबेल स्टार्ट किया और रामोसीज वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर रीजन की बात कही जाए कि किस कारण से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ की ट्राइब खुश नहीं थी, ठीक है। और खुश क्यों नहीं थी, तो हम आगे जितने भी हमने रिबेल पढ़े इसमें हमने कई सारे कारण जाने कि एक तो इनका मिसबिहेवियर ब्रिटिशर्स का, दूसरा एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन करना, तीसरा यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी अच्छा नहीं था, तो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ कॉमन फैक्टर थे जिसके कारण यहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। और in 1822 AD इस चीफ छत्तर सिंह, ये नाम भी आपको याद में रखना है बच्चों। जहाँ जहाँ लीडर्स के नाम आ रहे हैं वहाँ आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो छत्तर सिंह जिसने रामोसी रिबेल को लीड किया, ठीक है, रिवॉल्टेड एंड लूटेड द रीजन अराउंड द सतारा। सतारा आता है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो सतारा के आसपास का जितना भी रीजन था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, वहां पर इन लोगों ने रिबेल किया और इन एरियाज में ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो भी ट्रेजर था उसको इन लोगों ने लूट लिया, ठीक है। एंड रिवॉल्ट अगेन टुक प्लेस इन 1825-26। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 1822 के अंदर पहले ये रिबेल हुआ, सेकंड बाद में 25 से 26 के बीच में ये रिबेल वापस आकर हुआ। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है ट्राइबल रिबेलियंस वाला, ये होता है बच्चों आपका कंप्लीट। आज की तारीख में हमने कंप्लीट किया है संथाल, भील और रामोसी रिबेल। इससे पहले हमने कोल के बारे में पढ़ लिया और सन्यासी रिबेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। आपको जो ध्यान में रखना है इसके अंदर, वो आपको इसके रीजंस, इसका लीडर और इसका रिजल्ट कॉमन रहा है। बार बार बता रही हूँ कि इसका रिजल्ट यही था कि मिलिट्री की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इन रिवॉर्ड को खत्म कर दिया था, ठीक है। अब हमारा जो आज का सेकंड सब टॉपिक है बच्चों, वो लिया है हम लोगों ने द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये देखिए कि इंडिया के अंदर फ्रीडम फाइट को आगे बढ़ाने के लिए कंट्री के कई सारे रिवॉल्यूशनरीज, कई सारे क्रांतिकारी लोग आगे आए, जिन्होंने ये कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जगाया। और दूसरी चीज फ्रीडम फाइट को कंटिन्यू रखा, ठीक है, क्योंकि ये बात तो 1857 के रिवॉल्ट से क्लियर हो गई थी कि भारत या इंडिया के अंदर रहने वाले लोग आउटसाइडर इन फॉरेनर्स के साथ कभी भी मिलकर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस कारण से इन रिवॉल्यूशनरीज ने या इन क्रांतिकारियों ने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। जगह जगह पर इन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जहाँ पर ये कॉमन जो पीपल होते थे, देश की जो जनता थी, उनको इन लोगों ने
स्पीच देना, प्रोवोक करना या ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों को कह सकते हैं कि भाषण के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पब्लिक कैंपेन कह सकते हैं कि शुरू किया। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम लोग कई ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वीटी सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, चापेकर ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री के अंदर गोल्डन वर्ड में लिखा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया के एक एक इंसान के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को भरा, अंग्रेजों को भगाने के लिए जनता को तैयार करने वाले लोग ये थे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बच्चों अपना स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या रीजन थे कि ये रिवॉल्यूशनरीज भारत के अंदर अचानक से इन लोगों ने एक बहुत बड़ी तैयारी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कर रखी थी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इन रिवॉल्यूशनरीज का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के कारण ही बाद में इंडिया की जो कॉमन सिटीजन, जो हम जैसे आम लोग हैं, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। इससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती। ठीक है, तो पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन फोर्स इंडिया टू स्टार्ट द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। सो सबसे बड़ा जो रीजन रहा बच्चों, हम लोग इससे पहले लॉर्ड कर्जन इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इंडिया के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, इंडिया को कंट्रोल किया। इनकी जो पॉलिसीज थी, इसी के कारण कंट्री के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इंडिया के अंदर ये रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज स्टार्ट की। इसके अलावा भी बच्चों हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ चुके हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ चुके हैं, और भी कई सारे हम लोग गवर्नर जनरल्स और वाइसराय को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी कह सकते हैं कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी या अपने ब्रिटिश इंडिया बनाने का जो सपना था, जिसके कारण इन लोगों ने लगभग सारी जितनी भी देसी रियासतें थी उनको ब्रिटिश इंडिया में मिलाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरह से जो लॉर्ड कर्जन थे इंडिया के गवर्नर जनरल, इनकी कुछ पॉलिसीज थी जिसके कारण रिवॉल्यूशनरीज ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, और देखिए आगे द रीजंस। अगर हम रीजंस की बात करें कि क्या कारण रहा कि रिवॉल्यूशनरीज ने इंडिया के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को आगे से आगे बढ़ाया, तो सबसे पहला जो रीजन था वो था फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस चीज की? ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया की जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कंटिन्यू ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जनता को परेशान कर रहे थे, एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन कर रहे थे। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ब्रिटिश इंडिया में मिलाने की प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, अपने ब्रिटिश इंडिया को एक्सटेंड करने का इन लोगों का सपना रहा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऊंचे तबके से लेकर बिल्कुल लोअर लेवल तक के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो फ्रस्ट्रेशन which the result of the British aristocracy and the incapable leaders। अब फ्रस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स से तो थी, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी एट्रोसिटीज अपना रहे थे। एट्रोसिटीज का मतलब अपना निरंकुश राज चला रहे थे। और दूसरा इनकेपेबल लीडर्स। 1857 का रिकॉर्ड बच्चों आप लोगों ने देखा, सुना, ठीक है, और इसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह से पूरी इंडिया के अंदर 1857 का रिवॉल्ट जो है जगह जगह पर चला, लेकिन इसका कोई लीडर नहीं था। जगह जगह पर अलग अलग वहाँ के जो ओनर थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो चीफ थे, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही इस रिवॉल्यूशन को चलाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1857 का रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लीडर्स की कमी थी। लीडर्स कौन से लीडर? वे लीडर जो लोग इंडिया की फ्रीडम फाइट को लीड कर सके, ऐसा कोई लीडर उस समय नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि लीडर की कमी के कारण इंडिया के अंदर जो है लोगों को कह सकते हैं कि यूनाइटेड नहीं कर पा रहे थे लोग। तो इस फ्रस्ट्रेशन के कारण ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा। ठीक है, और इसके अलावा देखें रिवॉल्यूशनरीज बिलीव that the essential elements of nationalism such as religious, political freedom, moral values and will be destroyed under the foreign rulers। इसके
रिवॉल्यूशनरीज ये मानते थे कि किसी भी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म के लिए जो जरूरी एलिमेंट है, अब नेशनलिज्म क्या है, तो द फीलिंग ऑफ द सैक्रिफाइस फॉर अ कंट्री इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस की फीलिंग होना, ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं कि लव की फीलिंग होना, देश के लिए मर मिटने की जो फीलिंग है, देश से प्यार करने की जो फीलिंग है, उसकी जो नेशनलिज्म के जो मेन एलिमेंट थे। अब मेन एलिमेंट क्या, रिलीजियस, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मॉरल वैल्यूज, जिसके कारण देश के लोग चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से फॉलो करते हो, ठीक है, सब मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो लोगों के अंदर नहीं थी। यही कारण था कि आगे आगे जितने भी हमने ट्राइबल रिबेल्स पढ़ लिए बच्चों, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लिया हमने, इसके अलावा हमने प्लासी वॉर पढ़ लिया, बक्सर वॉर पढ़ लिया, हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर भी पढ़ लिया। कहीं न कहीं पर ये चीजें लोगों के अंदर मौजूद नहीं थी, देश प्रेम नहीं था, सैक्रिफाइस की फीलिंग नहीं थी, है ना। तो जिसके कारण रिवॉल्यूशनरीज का मानना था कि जब तक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में नहीं होगी तब तक भारत के अंदर ये जो ब्रिटिश रूल है ये बना हुआ रहेगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण कंट्री के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन बने, कई बड़े बड़े क्रांतिकारी आगे आए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिवॉल्यूशन इन महाराष्ट्र। अब बच्चों अगर हम बात करें कि रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इंडिया में महाराष्ट्र से इस रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ अब हम एक एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, उन एक एक क्रांतिकारियों को, रिवॉल्यूशनरीज को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर वासुदेव बलवंत राय फड़के, पूरा नाम था इनका, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, अच्छी खासी एजुकेशन इनकी थी, ठीक है, लेकिन बाद में जब ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो इन्होंने बहुत ही रूड बिहेवियर देखा ब्रिटिशर्स का, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन देखा ब्रिटिशर्स का, किस तरह से भारतीयों का, इंडियंस को ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे देश को। इससे ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट जॉब से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और बाद में इन्होंने कुछ लोगों का अपना एक ग्रुप बनाया, जहाँ जहाँ ये जाते वहाँ पर ये लोगों के सामने भाषण देते अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स को ये प्रोवोक करते थे, ठीक है। तो ये कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इनकी रही, तो जान लेते हैं इनके बारे में। वासुदेव बलवंत फड़के पूरा नाम था। 1876 के अंदर इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट जॉब थी। तो बच्चों आप ये तो समझ ही लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब थी लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स के अंडर में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से परेशान थे, ठीक है। इसके कारण इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। कब छोड़ी? 1876 के अंदर। फिर डिलीवरिंग द प्रोवोकिंग स्पीचेस इन द 1876, इसके बाद में इन्होंने प्रोवोकिंग का मतलब भड़काऊ भाषण देना शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ये समारोह करते, सभाएं करते, वहां पर ये लोगों को इकट्ठा करते और जब लोग वहां इकट्ठे होते तब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है स्पीच देना शुरू करते, ठीक है। तो लेटर अरेस्टेड एंड सेंट टू अदाम जेल या अरेबिया जेल 1879 where he died in 1889। और जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं ये जगह जगह पर लोगों को भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट में जाकर ये स्पीच दे रहे हैं जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा कर कर, तो बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर कर इनको अदन भेज दिया गया। अदन मतलब अरेबिया के अंदर। फिर 1889 के अंदर वहां पर इनकी हो जाती है डेथ। तो कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन था लोगों को अवेयर करने में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाने में। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यू लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या है, इस सारी चीज़ों से लोगों को इन्होंने अवेयर कराया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ लिए, नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। इसी टॉपिक को कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
मेन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्री को फ्री कराने के लिए इन रिवॉल्यूशनरीज का कंट्रीब्यूशन जो है बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ही अनमोल कंट्रीब्यूशन इन लोगों का रहा। आज की क्लास में इतना ही, कल वापस मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।